अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फोर कॉर्नर्स विद तारड़ के साथ शाजिया नैयर आपकी खिदमत में हाजिर है। साजिद तारड़ साहब वाशिंगटन डीसी से मेरे साथ मौजूद हैं। आप उनके तज्जिए ना सिर्फ फोर कॉर्नर्स विद तारड़ में सुनते हैं, बल्कि पाकिस्तान के जो लीडिंग चैनल्स हैं वहां पर भी साजिद तारड़ साहब का बतौर एनालिस्ट आपके साथ तारुफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारड़ साहब, कैसे हैं आप? वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच शाजिया। नाइस, गुड सीइंग यू। थैंक यू सो मच साजिद साहब के आप टाइम निकालते हैं और हमारे साथ बातचीत करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम कश्मीर के मामले पे बात करना चाहेंगे, और इसके साथ साथ सबसे अहम बात जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से सामने आ रही है उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कश्मीर के मामले पर बात करना चाहूँगी कि कश्मीर डे के हवाले से आपका क्या कहना है कि 2 साल हो गए कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म हुए हुए, लेकिन ना तो कश्मीरियों को आज तक उनका जो हक़ राय दही था वो मिल सका, और ना ही उन्हें किसी किस्म के हकूक मिल सके, बल्कि वो दुनिया की एक सबसे बड़ी जेल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसके हवाले से आपका क्या एनालिसिस है? शाजिया, मैं कश्मीर के मामले में बड़ा जज्बाती हूँ और मेरे ख्याल में आज 2 साल गुजर चुके हैं। जितना भी अफसोस किया जाए कम है। अगर मुझसे ज़ाती तौर पर पूछें तो हम कश्मीर को वी हैव फॉरगॉटन कश्मीर। हम भूल चुके हैं कश्मीर को। इस वक्त अगर आप देखें, अगर ना तो किसी मीडिया पे कोई प्रोग्राम हो रहे हैं कश्मीर के बारे में, ना आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, कश्मीर को किसी इंटरनेशनल स्टेज पे ना उठाया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि आगे जाने की बातें की जाएं, पीछे माजी को भूल जाएं। उसके बाद जो इस इलेक्शन में रिसेंटली एक चीज जो ऊपर के सामने आई है, इस वक्त लोग ये बातें कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर को भूल जाया जाना चाहिए और इस कश्मीर को एक सूबा बना देना चाहिए, जो कि एक बहुत गलत सोच है। और इस पे कश्मीर की पॉलिसी में बताना चाहूंगा, मेरा एक क्वेश्चन है कि जी। हमारे पाकिस्तान में कश्मीर के सबसे बड़े एडवोकेट शेख रशीद साहब हैं, जो कि कहते हैं कि मैं खुद कश्मीरी हूं, मेरी लाल हवेली है, मेरा ये है, मेरा वो है। अब उनका एहतजाज क्या था कश्मीर वाले दिन? उन्होंने कहा पूरी कौम को 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए आप। क्या 73 साल की खामोशी कम थी कि 1 मिनट की खामोशी और करनी चाहिए आपको, और करनी पड़ी आपको? दूसरा सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया है वो ये है कि प्रेसिडेंसी के सामने आपके फॉरेन मिशन, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने मोदी की एक तस्वीर लगाई है और लोगों से कहा है कि इसको गुजरते हुए आप हारन बजाएं। क्या हारन बजाने से इस्लामाबाद में कश्मीर आजाद हो जाएगा? क्या आप अब सिर्फ इस काबिल ही रह चुके हैं? आपके सामने आजरबाईजान ने 21st सेंचुरी में 6 महीने पहले एक मिसाल कायम की है कि लोग अपने मकबूजा इलाके किस तरह आजाद कराते हैं। आपके बॉर्डर के साथ अफगानिस्तान में तालिबान, जिनके पास ना एटॉमिक पावर है, वो ना एयरफोर्स है, ना ड्रोन है, मोटरसाइकिलों पे उन्होंने 2 दुनिया की सुपर पावर्स को का कब्रिस्तान वहां बना दिया। और आप 1 मिनट की खामोशी और आपकी फॉरेन पॉलिसी हारन बजाने की। फिर मैं ये इससे मजीद क्या कहूंगा कि मैं वाशिंगटन डीसी में आज बैठा शर्मिंदा हूं कश्मीर से कि हमने उन्हें भुला दिया, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये कश्मीर डे, ये सूरत हाल है। हम कश्मीर को भूल जाना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने फ्रॉड और करप्शन में इन्वॉल्व हैं बड़े बुरे तरीके से, और हमारा कश्मीर हमारे रडार पे नहीं है और ना ही वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है। मैं बहरहाल एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन या एक बैसीते पाकिस्तानी शर्मिंदा हूं कि मैं कश्मीर के लिए ना 2 साल से कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। हाँ, ट्रंप पीरियड में मैंने अपना हिस्सा डाला था कि मैंने 2 दफा प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज डू समथिंग फॉर कश्मीर। और मैं समझता हूं एक वाहिद प्रेसिडेंट थे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो इंडिया की सरजमीन पे भी जाके पाकिस्तान के गीत गाते रहे, बोलते रहे और कश्मीर की सालसी की बातें करते रहे। बाइडन साहब, करंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो भी नहीं कह सकते कि हम सालसी का किरदार अदा करेंगे। मैं ट्रंप साहब को समझता हूं, लोगों को मैं बताता था कि जब अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है मैं सालसी करूंगा, इसका मतलब यह है कि वो इस इशू को रिकग्नाइज कर रहा है, वो मान रहा है कि ये इशू है, वो उसको दोबारा दुनिया के मीडिया में लाता है, वो चैनलों पे ये बात चलती है कि ट्रंप ने फिर दोबारा सालसी की ऑफर कर दी। और ये आजकल के हालात में तो पाकिस्तान भी सालसी की इन चीजों की बात नहीं कर रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सर्व किया कश्मीर को,
अब जस्टिफाई आने वाला वक्त करेगा कि उसने क्या किया, लेकिन 73 साल अगर आपने एक एक मिनट की खामोशी करनी है और आपकी हारन पॉलिसी है, तो मेरे ख्याल में आने वाले 73 सालों में भी कश्मीर का कुछ नहीं होगा। और इस वक्त इंडिया में क्या हो रहा है कि वो कश्मीर का नाम खत्म करना चाहते हैं, जम्मू को अलग करना चाहते हैं, लद्दाख को अलग करना चाहते हैं, वो कश्मीर का नक्शा ही बदलना चाहते हैं और हम उस पर खामोश बैठे हैं। हमारी प्रायोरिटी वो नहीं है। हमारी प्रायोरिटी आज भी दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां हैं। हमारे एस्टेब्लिशमेंट के और करप्ट लोगों के बच्चे सारे यहाँ पे बैठे हैं, सबकी फॉरेन नेशनैलिटीज हैं, और पाकिस्तान वो बेयारो मददगार वहां खड़ा है, और इसी तरह कश्मीर खड़ा है। अच्छा, साजिद साहब, कश्मीर की बात हो रही है तो आज़ाद कश्मीर के हालिया इंतखाबात हुए हैं, पूरी दुनिया ने देखे हैं वहाँ पर, और बहुत लोगों की वहाँ पे नज़रें भी लगी हुई थी कि किस तरीके से जो है वो ये तमाम तर इंतखाबात का जो प्रोसेस है मुकम्मल किया जाएगा। बैरिस्टर सुल्तान और सरदार तनवीर इलियास के दरमियान जो जारी जंग थी, सर्द जंग, उसके नतीजे में जिस तरह वज़ीर आज़म का चुनाव किया गया यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कश्मीर के इलेक्शन को बड़े करीब से देखा। जो कुछ वहां पे हुआ है, चाहे वो हमारी हसास एजेंसियों के हेड तब्दील हुए, चाहे वहां पे गंडापुर साहब ने जाके उनको इलेक्शन कमीशन ने बैन किया, वो तो एक अलग स्टोरीज थी। लेकिन उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टरशिप की इलेक्शन उसकी सिलेक्शन पे बात करूंगा। मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब एक अच्छे कैंडिडेट थे, और सबसे बड़ी बात यह कि वो पीटीआई के कश्मीर के सदर थे। उनका हक बनता था प्राइम मिनिस्टरशिप का, उनके साथ ज्यादती हुई। दूसरी साइड में पैसा था, डॉलर थे, उनके अपने रिलेशनशिप थे, वो भी काफी स्ट्रांग थे। उनकी वीडियोस कई आई, उनके कई मुकदमात अभी एफआईए में चल रहे हैं, वो एक अलग बात। मेरा जो एहतजाज वो सिर्फ इस बात पे है कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन से एक हफ्ता पहले तक खान साहब को अब्दुल क्यूम नियाजी साहब का नाम भी नहीं पता था। बार बार मीडिया पे चला है, उनकी क्लिप चला है, उन्होंने कहा ये नियाजी यहां किधर से आ गया। इसका मतलब है खान साहब को अब्दुल क्यूम नियाजी का नहीं पता था। और जो दूसरी यहां पे इस वक्त रूमर चल रहे हैं कि ये इस्तिखारे के जरिए ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर। हल्का 13 और हल्का 18 वहां से हेलीकॉप्टरों से वहां के लोगों को उठा के ले जाके इंटरव्यू उनके लिए। अगर मैं ये बात लफ्ज अगर पे, अगर ये हकीकत है तो फिर दुआए खैर है। जिस तरीके से उस्मान बुजदार साहब, महमूद साहब और अब अब्दुल क्यूम नियाजी साहब बैड गवर्नेंस करके इन इलाकों का भट्टा बिठाएंगे, तो फिर आगे आप खुद ही सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा। कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक हफ्ते पहले तक अब्दुल क्यूम नियाजी साहब का नाम ही नहीं पता था, और आज दैट पर्सन इज अ प्राइम मिनिस्टर। नो, इसमें पीछे भी वो कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन मार्क आप खुद फिल कर लें। अगर ये इस्तिखारों से या इस तरह करके इनकी, मैं इस्तिखारों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये बात है कि कद काट देखकर सर्विसेज पॉलिटिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। खान साहब गवर्नेंस में पहले ही पीछे हैं। खान साहब अब इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं। मुझे इस बात का नहीं पता कि उस मैंडेट इन्होंने किस तरह वोट मांगेंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों में इन्होंने डिलीवर कुछ भी नहीं किया। इन्होंने एनआरओ के स्टैंप जेब में रखी है, चाहे जुल्फी बुखारी हो, चाहे तरीन साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी हो। खान साहब ने हर एक को एनआरओ दिया है, लेकिन कौम के सामने कह देते मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मेरा क्वेश्चन है, जुल्फी बुखारी को नहीं दिया गया, सरवर चौधरी साहब को नहीं दिया गया, तरीन साहब को नहीं दिया गया, नवाज शरीफ आपके मशवरे से बाहर गए हैं, जरदारी साहब सिंध को आपकी मर्जी से लूट रहे हैं। तो ये एनआरओ नहीं तो क्या है? आप कौम को, आपको शायद मैं समझता हूं कि कौम इनसे पूछे खान साहब से कि अगली दफा वोट देने से पहले प्लीज इनको हमें बताएं कि आपने व्हाट यू हैव डिलीवर, आपने डिलीवर क्या किया। ये क्वेश्चन मारे, ये कश्मीर की सारी स्टोरी मेरी नजर में। अच्छा साजिद साहब, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी बात करना चाहेंगे कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का जितना बड़ा रोल रहा, अमेरिका और तालिबान को जिस तरह से टेबल पर पाकिस्तान लेकर आया, शायद ही किसी मुल्क ने इतनी कोशिश की होगी। लेकिन अफसोसनाक बात है कि सिक्योरिटी काउंसिल का अफगानिस्तान पर इजलास चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को उसमें इनवाइट नहीं किया जाता, जिसकी हमारे जो हमसाया मुल्क है उसमें बहुत धूम चल रही है कि जी पाकिस्तान को बहुत अफसोस है कि इस पे सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है वहां पे पाकिस्तान को नहीं बुलाया जा रहा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की मुकम्मल नाकामी है कि यहाँ पर जब पाकिस्तान को बैठा होना चाहिए था, इस तमाम तर सूरत हाल में फ्रंट लाइन पे होना चाहिए था, वहां पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं है?
देखिए, मैं कुछ 3-4 हकीकतें आपके सामने रखना चाहता हूं और फैसला मैं चाहूंगा कि आप खुद करें। एक तो हकीकत यह है कि टीटीपी के हेड मसूद साहब ने जो सीएनएन पे आके पाकिस्तान पे हमले की वार्निंग दी है, एक वो क्वेश्चन मार्क है। मुइज यूसुफ साहब का अमेरिका का दौरा एक नाकाम दौरा था। फाइनेंशियल टाइम्स में उन्होंने मजाक बनवाया कि हम वेट कर रहे हैं, अभी कॉल नहीं आ रही, हम कितने मायूस हैं और हम कितने बेकरार हैं बाइडेन साहब की कॉल के। दूसरा उनका उनका इशू था। अब उसके बाद ये बताना कि इस वक्त अगर जिस तरीके से आप अभी तक 30 लाख महाजरीन को पाल रहे हैं, जिस तरीके से आप तो खैर नहीं पाल रहे, जो कि आपके फैसले करने वाले हैं वो तो लूट के दुबई और लंदन ले जाते हैं। क्वेश्चन तो मेरा अवाम से है जो पिस रहे हैं इन 3 लाख महाजरीन के बोझ से। उन्होंने हीरोइन और क्लाशनकोफ ला के हमारे हर चौक में बम मारे उन्होंने। और सितम ज़रीफ़ी यह है कि आज सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में आप इनवाइटेड नहीं, और उससे बड़ा जुल्म यह है कि आपका मीडिया इसको उठा ही नहीं रहा। आपकी गवर्नमेंट इस पे खामोश है, आपके वजीर आजम साहब खामोश हैं, आपके कुरैशी साहब खामोश हैं, मुईद यूसुफ साहब इस पे बात ही नहीं करना चाहते। मुनीर अकरम साहब ने सिर्फ एक ट्वीट की है जो न्यूयॉर्क में बैठे हैं। मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि ये दौरों का फिर क्या फायदा, एक अमेरिका के थिंक टैंक के बंदे को हायर करने का क्या फायदा कि जब आप उस टेबल पे जिस टेबल पे थे वहां से भी उठा दिए गए हैं। आप इसका आपके पास एक आपको समझा जाता था कि आपके पास ये एडवांटेज है कि आप तालिबान के साथ आपके अच्छे मरासब हैं, लेकिन ये भी एक डाउटफुल हो गया जब टीटीपी वालों ने, मसूद साहब ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि हम जब भी हमें टाइम मिलेगा हम पाकिस्तान पे अटैक करके अपने इलाके आजाद कराएंगे, और आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, आपने कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं किया। तालिबान ने आपकी सरहद बंद कर दी दूसरी साइड से, आप उस पर भी खामोश खड़े हैं। आप इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक मजाक बने हुए हैं। कोई पता नहीं चल रहा कि चाइना आपके साथ क्या कर रहा है, अमेरिका क्या आपके साथ क्या कर रहा है, अफगानिस्तान की पॉलिसी में आप सर्वाइव किस तरह करेंगे, इंडिया जो हाथ धो के आपके पीछे पड़ा है आप उससे जान किस तरह छुड़ाएंगे, आप FTF के चक्कर से किस तरह निकलेंगे, आप IMF से किस तरह निकलेंगे, वर्ल्ड बैंक से किस तरह निकलेंगे। कोई क्लियर डायरेक्शन आपके पास मौजूद नहीं है। मैं ये फैसला आप पे छोड़ूंगा कि इन हालात में आप देखें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक स्टेप है जबकि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आपको इनवाइट नहीं किया। साजिद साहब, सिर्फ यही नहीं बल्कि अभी रिसेंटली बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ जहां भारत है, कोरोना वहां पे बेकाबू है, डेल्टा वेरिएंट भारत से निकला है, लेकिन भारत उनकी अंबर लिस्ट में है। पाकिस्तान जिसने जंगी बुनियादों पर कोरोना के खिलाफ काम किया, जिसमें जो कोरोना केसेस हैं उनकी शरह सबसे कम है, लेकिन उसके ऊपर पाबंदियां हैं, और भी जो ममालिक हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान पर पाबंदियां हैं। कुवैत ने बहुत अरसे के बाद जाके अब पाकिस्तान के लिए वर्क वीजा खोला है, कोई 15-16 साल के बाद ये वीजे खुले हैं। तो आप क्या समझते हैं फॉरेन पॉलिसी हमारी किस तरफ जा रही है? पाकिस्तान इतनी पाबंदियों की जद में क्यों आ रहा है, नापसंदीदा लिस्ट में क्यों जा रहा है? आपके ऊपर पाबंदियां दो इसकी वजूहत मुझे नजर आती है। एक तो मैंने अगले दिन आर्टिकल पढ़ा कि अमेरिका जो है अपने एलाइज के जरिए भी पाकिस्तान से कम्युनिकेट कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पे। उसमें ना सिर्फ ये पाबंदियां हैं बल्कि नवाज शरीफ साहब के वीजे के रिफ्यूजल और उसके बाद उनको जिस तरीके से भी आगे हैंडल करेंगे, दिस इज हाउ अमेरिका एंड देयर एलाइज विल दे आर कम्युनिकेटिंग विद पाकिस्तान। लेकिन अब आपकी पॉलिसी शुरू से 73 साल से पॉलिसी आपकी यही है कि पाकिस्तान को लूटो और बाहर चले जाओ। मेरा ये क्वेश्चन हर पाकिस्तानी से ये है, मुझे ये बताएं कि आपके लूटने वाले एस्टेब्लिशमेंट के लोग, लीडर आपके और सियासी लीडर और आपकी ब्यूरोक्रेसी के जितने करप्ट अफसर हैं वो आज कहां बैठे हैं, लूट के जाते कहां हैं? तो इन्हीं चीजों में आपको जवाब मिल जाएगा। पाकिस्तान में तो रहता कोई नहीं। वो जब आखिरी पीरियड में होते हैं वो अपने गाड़ियां जहाज स्टार्ट करके बैठते हैं, बच्चों और बीवियों की नेशनैलिटियों के बारे में वो कोशिश शुरू कर देते हैं अपने नौकरी के आखिरी 10 साल में। वहां से निकलते हैं सीधे यहां आ जाते हैं लूट मार आके। लेकिन मैं ये बताऊं आगे होता क्या है? जब आप हराम खिलाते हैं अपनी औलाद को तो जाहिर जाफर पैदा होते हैं। जिस चमकती चीज के पीछे आपका एक पूरा, मेरा मकसद पूरा पाकिस्तान तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेजॉरिटी
डिसीजन मेकर जिस चमकती चीज के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे, यहां भेजना अमेरिका में और साथ, लेकिन यहां पे जब बच्चे को हलाल ना खिलाया जाए तो जाहिर जाफर पैदा होते हैं, फिर वो मर्डर करते हैं, नशे करते हैं, गे लिस्बियन बन जाते हैं, उनके हालात खराब हो जाते हैं। मैंने बड़ी दफा कोशिश की है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। मैंने कई दफा दिखाया, जाहिर जाफर तो एक मिसाल अब बनी है, लेकिन शुरू से मैं देखता आ रहा हूं कि लोग यहां पे मैंने खुद एक आपके नेवी के अफसर को जलील होते देखा, एडमिरल मंसूरुल हक। सिर्फ एक ही मेरा ख्याल है कि एक ऐसा आदमी था आर्मी का जिसको वो भी अमेरिका ने उस पर अकाउंटेबिलिटी की और पकड़ के जेल में डाला, और उसके बाद वो वापस गया। मैं अगले दिन पढ़ रहा था कि वापस जाने में उसको किस तरीके से उसका इस्तकबाल किया गया और सलूट मारे गए। वो लूट के भागा था, इबरत का निशान बना पूरी दुनिया में। ये एक बंदे की स्टोरी सामने आई है, लेकिन होता ऑलमोस्ट सभी की हालत है, क्योंकि नेचर इंतकाम लेती है, कुदरत इंतकाम लेती है। वो किस तरीके से लेती है ये कुदरत का अपना फैसला है। लेकिन मैं अपने मुसलमान और पाकिस्तानी भाइयों से कहूंगा, एक दफा अपनी औलाद को हलाल खिला के देखें, उसमें भी एक बड़ा मजा है। करैक्टर बिल्ड करने की कोशिश करें, अपने ईमान मजबूत करें, कोशिश करें कि हलाल खिलाएं अपने औलाद। बहुत अच्छी बात। अच्छा साजिद साहब, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे सी पैक के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि जो चेयरमैन सी पैक हैं उनका जो अचानक से इस्तीफा आया है उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? क्योंकि उनके इस्तीफे से बहुत हलचल मच गई और जो रीज़न पेश की गई है वो ज़ाती वजूहात और अपना बिजनेस जो है वो वजूहात सामने आई हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि असल वजह क्या है इसके पीछे? देखें, मैं जब ये बाजवा साहब इन्होंने बज़ाहिर जो रिजाइन दिया है, मुझे जो मैंने आर्टिकल पढ़े हैं उनसे नतीजा निकालें तो उनको निकाला गया है, और निकाला क्यों गया है, वो सी पैक पे चाइना के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसकी वजह से। इस पे जो मुझे तो तशवीशनाक चीजें नजर आई सामने, वो भी मुझे फिर एक दफा उन्होंने हिला के रख दिया। मुझे इस दफा पता चला कि आपकी जो सी पैक अथॉरिटी है वो नैब की दस्तरत से बाहर है। मुझे उसकी कोई मंतक समझ नहीं आई कि उस पर नैब के या वहां करप्शन पे, चीजों पे अकाउंटेबिलिटी के इख्तियार जो है वो क्यों उसको बना दिया गया इस तरह के जितना माल लूटे कोई पूछताछ नहीं उस पर। ये क्वेश्चन मार्क था। अब उसमें ये मैं बताना चाहता हूं कि चाइना की रिजर्वेशंस थी बाजवा साहब पे। अब वो मैं थोड़ा पूरा क्लियर नहीं आ सका, इधर वो करप्शन से थी या मैनेजमेंट स्टाइल थी। जो लगा है इस वक्त मुझे, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को चाइना भी नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने जो चाइनीज या दूसरे टीवी चैनल्स पे आर्टिकल पढ़े हैं, देखे हैं, उनमें ये नजर आ रहा था कि उनको मैनेजमेंट स्टाइल से डिफरेंसेस थे। क्योंकि बाजवा साहब एक रिटायर फौजी अफसर थे, वो एक फौजी अफसरों की तरह ही उस सी पैक अथॉरिटी को चला रहे थे, जो कि सी पैक के प्रोजेक्ट को डिले कर रहे थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उस पे जलती पे तेल का काम किया है आपके दासू डैम की धमाके ने। तो उन रिजर्वेशंस पे जब ये कुरैशी साहब नाकाम रहे चाइना को मनाने में, आपके मसूद आपके एनएसए जो है वो भी नाकाम रहे, तो उसके बाद ये तीसरा हरबा था। और आपको मैंने पहले भी बताया कि हालात ये हैं आपके कि आपके दासू डैम की इन्वेस्टिगेशन भी चाइनीज एजेंसियां खुद कर रही हैं। आपके अफगानिस्तान के सफीर की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उनकी एजेंसियां आ रही हैं, आपकी एजेंसियों पे उनको एतमाद नहीं है। लेकिन ये एतमाद दोबारा रिस्टोर करने का ही एक मरला था। लेकिन अफसोस के साथ है जो उस बंदे को लाया गया है वो भी जो है वो भी इनका अपना हिस्सा है, पीटीआई का। असद उमर साहब ने उसकी अपॉइंटमेंट कराई है, लेकिन वो भी मेरी नज़र में, मेरी खबर तक, पीटीआई का एक फाइनेंसर था, फाइनेंस करता था, पैसे लगाता है। वो भी उसके पीछे भी दरपर्दा सोचा जाए तो पैसों की लूटमार होगी और पैसे फिर वहां से। मैं एक बात यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूँगा कि मुझे पाकिस्तान पे बड़ा फ़ख्र है, और ख़ासकर इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र है कि देखें कितनी खूबसूरती के साथ पहले अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया, अब चाइना को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। ये बात है कि आपके पास इस चीज़ इस काम को जो करते हैं आप बड़ी महारत से करते हैं। अच्छा साजिद साहब, मेरा अगला क्वेश्चन, आपने अभी एतमाद की बात की। अवाम को पुलिस पे बहुत एतमाद होता है, लेकिन जावेद चौधरी साहब का एक आर्टिकल सामने आया है जिसमें एक इंकशाफ हुआ है कि बॉम्बर से 50,000 रुपये ले लिए गए। तो क्या समझते हैं इस आर्टिकल में जो इल्ज़ाम है, जो इंकशाफ है, उसके पीछे कितनी हकीकत होगी?
शाजिया 50,000 रुपया आपने गलत उसको कर दिया, वो 5,000 रुपए थे। जी 5,000 रुपए। 5,000 थे। मुझे हिला के रख दिया जावेद चौधरी साहब के आर्टिकल ने कि किस तरीके से हमारे एक पुलिस वाले भाई ने 5,000 रुपया लेकर पाकिस्तान को किस तरीके से तारीकी में धकेल दिया। आपको पता होना चाहिए कि जोर टाउन का जिस दिन धमाका हुआ है उसके एक दिन बाद FATF की मीटिंग थी। जी बिल्कुल। और आपके 27 कंडीशंस में से 26 को मीट करने के बावजूद आपको उसी लिस्ट में रखा गया। 5,000 रुपए की खातर एक बंदे ने अपना मुल्क बेच दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल है, आप गूगल करके पढ़ लें। लेकिन मैं समझता हूं पाकिस्तान को समझने के लिए उनका ये आर्टिकल हर पाकिस्तानी को पढ़ना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के हर बंदे को पढ़ना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरीके से 5,000 रुपया, जिसकी मेरा ख्याल को $3 भी नहीं बनते, कि पाकिस्तान तारीखियों में चला गया। उस पर फाइनेंशियल अभी तक वो जो लटक रहा है खंजर FTF का, वो लटक रहा है। किस तरीके से पाकिस्तान बदनाम हुआ, किस तरीके से मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और आपके पड़ोस में इंडिया में किस तरीके से आपका मजाक उड़ाया गया कि आपके घर में घुस के मारा उन्होंने। तो ये कम से कम मैं चाहता हूं, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी लॉ इन्फोर्समेंट और लॉ इन्फोर्समेंट के हालात बेहतर करें, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें। और मैं गारंटी कर देता हूं कि वो पुलिस वाला मेरा भाई अभी होगा वहीं पे खड़ा हुआ, या हो सकता है 30 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया होगा। आपका सिस्टम इतना खराब है। अच्छा साजिद साहब, आज़ादी के सफ़र के हवाले से बात करेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 73-74 साल गुजर चुके, क्या समझते हैं, क्या खोया क्या पाया, आज़ादी क्या है, और क्या हमने आज़ादी के बाद वो जो एक फ़लसफ़ा था आज़ादी का उस पर अमल कर पाए, या ये वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और कायदे आज़म ने उसकी ताबीर ढूंढी थी। पाकिस्तान की पाकिस्तान का जो क़याम आया, ये क्या वही पाकिस्तान है जो उस वक्त हमारे जो लीडर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने वो ख्वाब देखे थे, ताबीर पहनाई थी? हम कहाँ पर आज खड़े हुए हैं? मैं 14 अगस्त के मौके पर मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा 14 अगस्त वाले दिन बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों की कुर्बानियाँ याद आती हैं कि 14 अगस्त लोगों के लिए क्या है। मैं आज ये क्वेश्चन 2 लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपने आज़ादी की कीमत पूछनी है तो उन मुहाजिरीन से पूछें जिनकी बहनें माएँ रास्ते में मर्डर हुई, जिनके भाई मर्डर हुए। और दूसरी कौम जिनसे आज़ादी की कीमत पूछनी है तो वो सिखों से पूछें। आप अपने भाई सिखों से पूछें कि वो अपनी आज़ादी के लिए क्या जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी आज़ादी में 14 अगस्त तक पहुँचने तक या अंग्रेज़ों को इंडिया से निकालने में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ सिखों की थी। और आज वो अपने एक छोटे से मुल्क के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ, ये आपके पास क्वेश्चन मार्क है। आप ला इलाहा इल्लल्लाह जिस तरीके से आपको बताया गया था पाकिस्तान का मतलब क्या, आप वो डिलीवर कर पा रहे हैं? आप कितने आज़ाद हैं? ये एक पैमाना जरा नापें आप। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर जितना है वो सारा ब्रिटिश छोड़ा हुआ है, आप उसी को चला रहे हैं। आपका कैपिटल इस्लामाबाद नहीं है, लंदन है। आपके बिलावल साहब आते हैं लंदन से आते हैं, नवाज शरीफ साहब आज बैठे हैं लंदन में, इमरान खान साहब के बच्चे कहाँ हैं? लंदन में। आपकी आधी से ज्यादा कैबिनेट ब्रिटिश और अमेरिकन है आज भी, और यह रवाज आज का नहीं है, 73 साल का है। आप कितने आज़ाद हैं? मेरी नज़र में आपका कैपिटल लंदन है, वहीं से आपको ऑर्डर मिलते हैं, वहीं से ट्रेनें लोग लेकर आते हैं। आपका हर CSS अफसर अपने जॉब में एक मौके पर उसको सरकारी खर्चे पे बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, तो उसको इजिप्ट या टर्की नहीं भेजा जाता। वो चूज करता है अमेरिका या ब्रिटेन को, वहां से आके मास्टर्स करता है और दोबारा सीख के जाता है कि आपको गुलाम किस तरह बनाना है। आपका हर फौजी अफसर अपनी जिंदगी के एक मौके पर उसको चॉइस दिया जाता है कि या इंग्लैंड आए या अमेरिका आए, वो यहाँ आता है, ट्रेनिंग लेके जाता है कि आपको गुलाम किस तरह बनाना है। आपकी सोचें आज भी गुलाम है। मैं खुद गुलाम हूं। मैंने अगले दिन किसी से कहा कि मैं अमेरिका में क्यों आया हूं। मैं ये सोच के आया था कि मैंने अपने मालिक के नौकरों की नौकरी नहीं करनी, मैं सीधा मालिक के जाके सीधा खुद नौकर हो जाऊंगा। आज आप पाकिस्तान, आप मालिकों के नौकरों के नौकर हैं। और मेरी 14 अगस्त पे आज भी यही अपील है कि प्लीज पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ें, पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान को बचाएं, एक अच्छा माशरा क्रिएट करें। आपके ऊपर इस वक्त जाहिर जाफर ने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है
कि इस्लामाबाद लाहौर में हम कहाँ जा रहे हैं, जहां आइस और नशों के हालात इतने बुरे हैं, अमेरिका से भी बदतर है। ये एक लम्हा फिक्रिया है और मैं 14 अगस्त पे सोचूंगा कि अपनी आज़ादी को नापें, आप कितने आज़ाद हैं। क्या हम कायदे आज़म के सामने आज खड़े हों तो सर सुरखरू होकर खड़े होंगे? क्या इलामा इकबाल के सामने खड़े होंगे तो सुरखरू होंगे? आज हमारी लीडरशिप को क्या मसाइल है? करप्शन हमारे डीएनए में जा चुकी है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या इसीलिए पाकिस्तान बनाया गया था? क्या यही पाकिस्तान है जिसके ख्वाब देखे गए थे? क्या यही पाकिस्तान है कि लोग जलंधर, होशियारपुर और यूपी और सीपी से सारे जो महाजिर होके आए थे, क्या हमने उन्हें यही पाकिस्तान देना था? अगर यही पाकिस्तान तो फिर एक क्वेश्चन मार्क है। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने जज्बाती कर दिया कि वाकई में हम इस आज़ादी की कदर नहीं करते हैं और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आज़ादी की जो कीमत है वो कश्मीरियों से पूछनी चाहिए, वो सीरियन जो लोग हैं उनसे पूछनी चाहिए, और दुनिया में जो ममालिक महसूरीन की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो लोग, उनसे आज़ादी की कदर पूछें। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, अपने मुल्क से प्यार करें। साजिद साहब की जो बात है मैं उससे एंडोर्स करूँगी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, सोचें कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क बना था और हमने इसके साथ क्या किया, हमने इसको क्या दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान